एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं गोपी। मैं हैप्पी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 15। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है? इस धरती पर अनगिनत सुंदर और अद्वितीय पक्षी हैं, लेकिन मोर को ही यह विशेष मान्यता क्यों मिली? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। इस कविता में हम जानेंगे कि मोर की सुंदरता, शिष्टता और सांस्कृतिक महत्व कैसे इसे राष्ट्रीय पक्षी की पहचान दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मोर के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। पक्षी थे बहुत से यहाँ पर, फिर मोर का ही क्यों आया नाम? आओ जाने कैसे मिली उसे राष्ट्रीय पक्षी की पहचान। सुंदर और शिष्टता के गुण, सिर पर ताज निराला है, सभी प्रांतों में मिलता है यह, सबको लगता प्यारा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत में बहुत से पक्षी पाए जाते हैं, फिर क्यों मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुना गया? चलिए इसका कारण जानते हैं। मोर अपनी सुंदरता और शिष्टता के कारण प्रसिद्ध है। इसके सिर पर सुंदर ताज होता है और यह पूरे भारत में पाया जाता है, इसीलिए यह सबको प्यारा लगता है। मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुनने के पीछे कई कारण हैं। यह पक्षी वास्तव में अपनी आकर्षकता, रंग बिरंगे पंखों और विशेष शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसका सजीव रंग, जिसमें हरे, नीले, लाल और पीले रंग शामिल हैं, इसे अनूठा बनाते हैं। इसका पंख अति शुभकारी, विद्यादायी कहलाता है। जिस घर में रहता शुभ करता, कान्हा का मुकुट सजाता है। जब बादल हैं घिर घिर आते, पंख फैलाकर यह है नाचे। बरखा का संदेश यह लाता, सबके मन को हर्षाता। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मोर के पंख को शुभ और ज्ञानवर्धक माना जाता है। यह जिस घर में रहता है वहाँ शुभता और समृद्धि लाता है और भगवान कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ाता है। जब भी आकाश में बादल आते हैं तो मोर अपने विशाल पंख फैलाकर नाचता है। इस नृत्य को देखने से लोगों का मन खुश होता है और उन्हें बारिश का संदेश मिलने का अनुभव होता है। इसके अलावा मोर का व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक होता है। अपनी संस्कृति का हिस्सा रहा सदा से यह तो है, धर्म कथाओं में इसको ऊंचा स्थान मिला तो है। मौर्य वंश के सिक्कों पर चित्र इसी का छपता था, कवियों की कल्पना में चित्र सजीव इसी का था। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मोर भारतीय संस्कृति का हमेशा से महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसे भारतीय धार्मिक कथाओं में ऊंचा स्थान प्राप्त है। जहां इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, मौर्य वंश के समय के सिक्कों पर भी मोर की छवि छपी होती थी। इससे इसका सम्मान और महत्व भारतीय इतिहास में पता चलता है। कवियों ने भी इसे अपनी कविताओं और कल्पनाओं में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया, जिससे इसका सजीव चित्रण हमेशा से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट स्थान पर रहा है। सुंदर और मनभावन पक्षी, सिर पर ताज निराला है, इसीलिए तो यह राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। ये पंक्तियाँ मोर की विशेषता और महत्व को व्यक्त कर रही हैं। मोर एक सुंदर और मनोहारी पक्षी है, जिसके सिर पर
एक अद्वितीय ताज होता है। इसी कारण भारत में इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुना गया है। तो बच्चों, इस कविता से हमने मोर के बारे में जाना और जाना कि वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों है। व्याकरण, समूहवाची शब्द। आओ बच्चों, जाने समूहवाची शब्दों के बारे में। समूहवाची शब्द। समूहवाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी समूह या झुंड का बोध कराते हैं। ये शब्द एक समूह के रूप में वस्तुओं, व्यक्तियों या जानवरों के बारे में बताते हैं। जैसे सेना शब्द एक पूरे समूह के सैनिकों को संदर्भित करता है, जबकि झुंड पक्षियों के समूह को। अब हम देखते हैं कि ये शब्द वाक्यों में कैसे प्रयोग होते हैं। गुलदस्ता। उसने मुझे गुलाब के फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता दिया। समूह। छात्रों का समूह सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। झुंड। जंगल में हिरणों का झुंड चर रहा था। टोली। गायकों की टोली ने शानदार प्रस्तुति दी। सभा। ग्राम पंचायत की सभा कल आयोजित की जाएगी। अब हम जानते हैं कि किस समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। समूह शब्द। अंगूरों का गुच्छा, लोगों की भीड़, सेना की टुकड़ी, घुड़सवारों का दल, हाथियों का झुंड, गायकों की मंडली, हथियारों का जखीरा, लकड़ियों का गट्ठर, फूलों का गुलदस्ता, पर्वतों की श्रृंखला, चोरों का गिरोह, जूतों का जोड़ा, खिलाड़ियों की टीम, भेड़ बकरियों का रेवड़, मधुमक्खियों का छत्ता, मोतियों की माला। तो बच्चों, आज हमने जाना समूहवाची शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।